हेलो एवरीवन, मैं शिव शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने ऑल ओवर फिजिकल एजुकेशन चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं न्यू सेशन की स्टार्टिंग 2022-2023 का ये हमारा सेशन है और आज हमारा क्लास 12th के लिए ये पहला क्लास है। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द स्टूडेंट जो भी 11th से पढ़ के क्लास 12th में आ गए हैं। रिजल्ट आ गया है, बहुत बच्चों ने अपना रिजल्ट शेयर किया था क्लास 11th का भी। बेटा बहुत अच्छा रिजल्ट रहा आप लोग का, मैंने देखा एंड आई रियली फील प्राउड। अच्छा लगता है एक टीचर को जब कोई भी बच्चा अपना रिजल्ट शेयर करता है और उसके अच्छे मार्क्स आते हैं। ओके, तो क्लास 12th में भी ये हम प्रथा जारी रखेंगे और आई अश्योर यू कॉन्फिडेंटली मैं बोलता हूँ कि बहुत बच्चे 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे और इसी वजह से मैंने इस बैच का नाम अपना लक्ष्य 100 रखा है, क्योंकि मेरा एम है कि जो भी बच्चा मेरी वीडियो देखेगा उसके पीएचई में 100 में से 100 आए और ये मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि आएंगे। ओके, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं क्लास को। और ये जो हमारा क्लास है ये फिर हमारा बैच है सीबीएसई के अपडेटेड सिलेबस जो आया था उसके अकॉर्डिंग ये बैच बनाया गया है। ठीक है, तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है कि सर ये टॉपिक नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा। आपको सारे टॉपिक एज पर द अपडेटेड सिलेबस यहाँ पर मिल जाएंगे और सुकून से देखिए और मार्क्स लाइए 100 में से 100। जो मेरा लक्ष्य है उसको पाने के लिए मेरी मदद कीजिए। ओके, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आप सबको पता चल गया होगा टर्म 1 टर्म 2 का पैटर्न खत्म हो चुका है। क्लास 12 में सिर्फ एक एग्जाम होगा आपका। पीएचई आपका 100 मार्क्स का होता है, आप सबको पता ही है। 70 मार्क्स का आपका रिटर्न होता है और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, या फिर आप लैब मैनुअल भी बोल सकते हैं, प्रैक्टिकल फाइल भी बोल सकते हैं जो आप अपने प्रैक्टिकल्स में बनाते हैं। तो यहाँ पर एग्जामिनर साल में सिर्फ एक ही बार आएगा आपका प्रैक्टिकल लेने के लिए और साल में सिर्फ एक ही बार आपका एग्जाम होगा। 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा जो कि रिटन एग्जाम होगा। ओके, तो आई होप पैटर्न आपको पता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आप सबको पता है जो पिछला साल था उसमें जो चैप्टर का नाम था वो क्या था, प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स था। ठीक है, पर अब सीबीएसई ने इसका नाम क्या कर दिया है, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। तो बेटा प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स या फिर मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट की डिफरेंस क्या है, मैनेजमेंट और प्लानिंग में डिफरेंस क्या होता है, मतलब क्या है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। देन वी गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर। चलो वैदिक को बुला लेते हैं। स्टार्टिंग के पहले बैच में वैदिक को आने का मौका मिला है। ये हमारा वैदिक है, आप सबको पता होगा जब आपने 11th में पढ़ा होगा। तो कुछ एग्जांपल्स मैं इसकी हेल्प से लेता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए चीजें। ओके, तो वैदिक हाय बोलो। हाय बोल रहा है ये। तो वैदिक एक बच्चा है जो XYZ स्कूल में पढ़ता है। तो इनके प्रिंसिपल सर ने इनसे बोला कि आपको अपने स्कूल में इंटर हाउस मैचेस होने वाले हैं 1 महीने बाद, उसको पूरा कंडक्ट कराना है, अच्छे से आपको कराना है। तो वैदिक परेशान हो गया। तो वैदिक ने स्टार्टिंग क्या किया, वैदिक ने पहले प्लान करना स्टार्ट किया, क्योंकि इसको एम तो मिल चुका था ना। एम क्या था, 1 महीने बाद इंटर हाउस फुटबॉल टूर्नामेंट होने वाला है। तो उसने क्या किया, प्लान करना शुरू किया कि यार ये रिक्वायरमेंट होगा, इस ग्राउंड को अच्छे से बनाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे हाउस के मैचेस आएंगे, ये फिक्चर्स होंगे, फर्स्ट एड हमें चाहिए, हमें यहाँ पर पानी भी चाहिए, ठीक है, रेफरीज चाहिए। तो ये सारी चीजें वैदिक ने सोची, एक एक चीज प्लान की, एक ब्लूप्रिंट बना के प्रिंसिपल साहब को दे दिया कि सर ये ब्लूप्रिंट है और इसके ब्लूप्रिंट के बेसिस पे हम टूर्नामेंट कंडक्ट करा लेंगे। ठीक है, तो ये क्या किया वैदिक ने ये प्लानिंग की थी। क्या की थी, प्लानिंग की थी, इतना याद रखना। ये होती है प्लानिंग, मींस इसका एम क्या था, इंटर हाउस फुटबॉल टूर्नामेंट कंडक्ट कराना। उस टूर्नामेंट होने से पहले जो उसने ब्लूप्रिंट बनाया दैट इज प्री वर्क। क्या था, प्री वर्क था वो। ओके, तो ये प्री वर्क कहलाता है प्लानिंग। और अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में ये प्री वर्क भी आता है, आप प्लानिंग कर सकते हो और उसके बाद में इंटर हाउस फुटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है तो उसके बीच में लाइक पानी का कैंपर खत्म हो गया तो आपको क्या करना है, जल्दी से न जाइए पानी लेके आइए। आपने कमेटी बनाई होगी, वो जाके पानी लेके आएगा। तो वो क्या है, मैनेजमेंट है। आप देख रहे हैं कि जो मैंने प्लान किया है वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो मैं बताऊंगा जाके कि इसको ऐसे नहीं आप ऐसे करिए। तो ये क्या होता है, ये मैनेजमेंट होता है। तो प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको मैनेजमेंट का मतलब समझ आ गया होगा, प्लानिंग का मतलब समझ आ गया होगा। तो मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट क्या है कि हम स्पोर्टिंग इवेंट्स को कैसे अच्छे से मैनेज करते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं, अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, फंक्शंस ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट मैनेजमेंट। तो देखिए इसमें फंक्शंस पहला वर्ड लिखा है। फंक्शंस क्या होता है, इसको अगर हम दूसरे वर्ड में बोले तो हम इसको स्टेप्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं,
स्टेप्स, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, स्टेप्स। स्टेप्स रिक्वायर्ड टू मैनेज एनी स्पोर्टिंग इवेंट, ठीक है। कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट, या फिर आप बोलें कि किसी भी चीज को, कोई भी इवेंट, चाहे वैदिक की शादी ही हो रही हो तब भी कोई ना कोई स्टेप्स होंगे जो हम लेंगे ताकि हम अपने डिजायर गोल तक पहुंच सके। तो वो कौन से स्टेप्स हैं, वो होते हैं हमारे ये स्टेप्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ABCD अप टू E लिखा हुआ है। सबसे पहला क्या होता है, प्लानिंग होता है, ठीक है। क्या होता है, प्लानिंग। लाइक अब मैं बात करता हूं वैदिक से ही शुरू करते हैं। लाइक वैदिक है, इनके स्कूल में इंटर हाउस टूर्नामेंट होने वाला था, मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले इसने क्या किया था, प्लान किया था कि इंटर हाउस फुटबॉल टूर्नामेंट कैसे होना है। तो प्लानिंग का डेफिनेशन तो आपको पता ही चल गया था कि प्री वर्क, जो भी आपका एम है उससे पहले जो भी आप काम करते हैं उस इवेंट को अच्छा बनाने के लिए, या फिर सिंपल भाषा में बोलूं ब्लूप्रिंट उस इवेंट का, इज नोन एज प्लानिंग। क्लियर हो गया। अब आप बात करते हैं इसके सेकंड स्टेप की, जो कि है ऑर्गेनाइजिंग। क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। तो बेटा देखिए, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट्स। सीधी बात है, अगर आपने प्लान कर लिया है कि ऐसे ऐसे ये सारी चीजें करनी है, तो उसके बाद में किसी भी फंक्शन को करने के लिए या किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट को करने के लिए आपको डिफरेंट अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, जिसको हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। आप बोलते हैं ना कि अपनी टेबल को ऑर्गेनाइज करके रखो, आप सब चीज अच्छे से रखते हो, तो अरेंज करते हो ना, तो वही अरेंजिंग इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। तो जो भी आपके इंटर हाउस टूर्नामेंट में चीजें रिक्वायर्ड होंगी, फुटबॉल टूर्नामेंट में लाइक बॉल रिक्वायर्ड होगी, पानी रिक्वायर्ड होगा, फर्स्ट एड रिक्वायर्ड होगा, तो इन सारी चीजों को आप डिफरेंट सोर्सेज से लाएंगे, अरेंज करके रखेंगे अपने पास। दैट इज नोन एज अरेंजिंग द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। आपके स्पोर्टिंग इवेंट के लिए जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज है उनको आपने अरेंज कर लिया। तो आई होप सेकेंड आपको स्टेप भी समझ आ गया होगा। अब देखिए, आपने प्लान भी कर लिया, सोच लिया अपने मन में, आपने जो भी रिक्वायरमेंट चीजें थी वो आपने मंगवा ली, नहीं तो आपके पास थी तो आपने उसी को यूज कर लिया। मीन जो भी रिक्वायर्ड चीज है, कुछ कमी ना हो, सारी चीज हमारे पास आ गई। बट अब इन सब चीजों को करने के लिए आपको कोई लोग तो चाहिए। वैदिक अकेला तो नहीं कर लेगा ना सारी चीज, तो उसको भी कमिटीज बनानी पड़ती हैं, या फिर इसको क्या चाहिए, स्टाफ चाहिए। तो हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, स्टाफिंग। तो स्टाफिंग क्या होता है, स्टाफिंग वर्क फोर्स होता है, या फिर हम बोले ह्यूमन रिसोर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं किसी भी इवेंट के ऑब्जेक्टिव को अटेंड करने में, या फिर हम बोले वर्कफोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेंडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इवेंट। तो अगर इंटर हाउस फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत अच्छे से ये टूर्नामेंट हो जाए, किसी को चोट ना लगे, फेयर प्ले हो, ठीक है, सारी चीजें अच्छे से, जो भी अरेंजमेंट किए हैं वो अच्छे से हो जाएं। तो इन सब चीजों को देखने के लिए, इन सब चीजों को करने के लिए हमें वर्कफोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो हम क्या करेंगे, स्टाफ को हायर करेंगे कि आप ये काम करेंगे, आप ये काम करेंगे। तो वही हमारा क्या होता है, स्टाफिंग होता है, ठीक है, कि हमने स्टाफ को हायर किया। अब इसके बाद में स्टाफ तो हमारे पास आ गया, पर उनको अभी पता नहीं है कि उनको करना क्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको डायरेक्शन देना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा क्या काम होता है। तो वही हमारा क्या है, फोर्थ स्टेप है। फोर्थ स्टेप क्या है, डायरेक्टिंग। मींस जो भी हमने स्टाफ को हायर किया था, कंपनी स्टाफ को हायर करती है ना काम करने के लिए, उसका क्या कराती है, वो ट्रेनिंग कराती है। तो एक तरह से डायरेक्टिंग क्या है, ट्रेनिंग ही है। जो भी हमने स्टाफ हायर किया था काम के लिए, उसको हम क्या करते हैं, उनकी ड्यूटीज बताते हैं। एक्सप्लेनिंग द ड्यूटी टू द स्टाफ। अपने स्टाफ को हमने ड्यूटी बताई कि आपको यही देखना है, आपको सिर्फ पानी का काम देखना है, आपको फर्स्ट एड का काम देखना है, आपको रिफ्रेशमेंट का काम देखना है, ऐसे देखना है। तो हमने क्या किया, उनको डायरेक्ट किया कि आपको क्या काम कैसे करना है। अगर हम डायरेक्ट नहीं करेंगे तो जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव हैं इवेंट्स के, वो हम फुलफिल नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद में आखिरी जो हमारा स्टेप है, दैट इज कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग होता क्या है, ये आप सबको पता ही है। कंट्रोलिंग को दूसरे वर्ड में हम क्या बोलते हैं, सुपरविजन। देखिए, शादी बारात होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लाइक वैदिक की शादी हो रही है, ठीक है, हमने सब अरेंजमेंट कर लिया, पूरे हमने प्लानिंग भी कर ली, ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली, स्टाफ भी हमने लगा दिया, हमने डायरेक्शन भी दे दिया कि आपको ये काम करना है। पर उसके बाद में भी कोई ना कोई कमी रह जाती है। तो उस कमी को देखने के लिए, मींस ड्यूरिंग टूर्नामेंट या फिर ड्यूरिंग मैरिज या फिर ड्यूरिंग इवेंट कोई भी प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को देखने के लिए और उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये हमारा स्टेप होता है
कंट्रोलिंग। इसमें हम क्या करते हैं, इन स्पोर्टिंग इवेंट मैनेजमेंट फुलफिल्स द, क्या करता है, फुलफिल करता है इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स या फिर नीड ड्यूरिंग इवेंट। इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स अगर आपको कुछ पड़ती हैं ड्यूरिंग टूर्नामेंट, लाइक बॉल बाहर चलेगी, 5 बॉल थी, पांचों की पांचों बॉल बाहर चलेगी ग्राउंड से और वो खो गई, तो हमें इमीडिएट बॉल्स की रिक्वायरमेंट है ना, तभी तो हम टूर्नामेंट कंडक्ट करा पाएंगे, आगे बढ़ा पाएंगे। तो उन बॉल्स को अरेंज करना, दैट इज हमारा कंट्रोलिंग, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, सुपरविजन। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा वेरियस टूर्नामेंट्स कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, क्या है, वेरियस टूर्नामेंट कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब टूर्नामेंट वर्ड आ रहा है बेटा, तो आप खुद सोचिए कि कोई भी टूर्नामेंट आपको ऑर्गेनाइज कराना है, मीन्स आप कोई टूर्नामेंट प्लान कर रहे हैं। एग्जाम्पल में आपके स्कूल में एक फुटबॉल मैच आपको ऑर्गेनाइज करना है, इंटर स्कूल फुटबॉल मैच, तो आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग के दौरान एक चीज़ आती है ना कि कमिटीज़ बनाना, मीन्स अगर ये एक पर्सन है और एक ये पर्सन है, ठीक है, अब इन दोनों की कैपेबिलिटीज़ देखेंगे कि कौन सा पर्सन किस चीज़ में अच्छा है। ठीक है, ये मैनेजिंग में अच्छा है, ये पेपर वर्क में अच्छा है, तो हम इसको पेपर वर्क वाला काम देंगे। ठीक है, और ये मैनेजिंग में अच्छा है, तो मीन्स इसको रिसेप्शन का दे दिया है आपने, या फिर आपने कंपेयरिंग का काम दे दिया। ठीक है, ऐसे हम पर्सन की पर्सनालिटी देख के उसको वेरियस कमिटीज़ में रखते हैं, या फिर हम वेरियस काम उनको देते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है इसमें कि कौन कौन सी कमिटीज़ बनाई जाती हैं जब भी आप कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम नॉर्मल बात करें तो आप खुद सोचिए, जब भी ये क्वेश्चन आएगा, ये आएगा 5 मार्क्स का मैक्सिमम, ठीक है, या 3 मार्क्स का, ना 2 मार्क्स का आएगा ना 1 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो आप 5 मार्क्स में लगभग कितने टॉपिक लिखेंगे, ठीक है, 5 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, ज़्यादा यही तो लिख सकते हैं ना। 3 में आप 4 लिखेंगे या 5 लिखेंगे। तो आपको वेरियस कमिटीज़ में थोड़ी सी मैं कमिटीज़ बता देता हूँ। जैसे कि अगर स्कूल की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपका स्कूल का जो ओनर है, ठीक है, जो भी आपके स्कूल के ओनर हैं वो आते हैं। ठीक है, उनको हम चेयरपर्सन कमेटी बोल सकते हैं। क्या करते हैं वो लोग हमें फंड प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हमें फंड प्रोवाइड करवाते हैं। अब इसके बाद में सेकंड आता है जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होता है। तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में कौन लोग होते हैं, हमारे प्रिंसिपल सर हो गए जो भी स्कूल के होते हैं वो, और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हो गए। ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सन होते हैं वो लोग आ जाते हैं। अब ये प्रिंसिपल सर और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग एक साथ बैठते हैं और वो हर एक टीचर को एनालाइज करते हैं कि ये टीचर इस काम में अच्छा है, ये टीचर इस काम में अच्छा है, ये वाले सर हैं ये फर्स्ट एड अच्छा देख लेंगे, मीन्स इनको थोड़ी बहुत नॉलेज है मेडिसिन के बारे में, तो अगर इनको हम फर्स्ट एड कमेटी दे दें तो ये उसको अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, ये वाली मैम है ये फूड कमेटी देख लेंगे, मीन्स रिफ्रेशमेंट कमेटी जिसको हम बोलते हैं, तो वो मैम उसमें अच्छी हैं, उस चीज़ को वो अरेंज कर लेंगी अच्छे से। मीन्स कमेटीज फॉर्म होती हैं किसी भी पर्सन की कैपेबिलिटीज़ को देखते हुए, इतना क्लियर रखना। ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, 2 कमेटी बता दी, एक चेयरपर्सन, सेकंड ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में प्रिंसिपल सर और हमारे एडमिन आ गए, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वाले होते हैं। तो ये लोग अपने टीचर्स को देख के कमेटीज बनाते हैं उनकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से। थर्ड हम इसमें लिख सकते हैं रिसेप्शन कमेटी। अब आते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज पे। देखिए अगर कोई भी टूर्नामेंट होता है तो सबसे पहले तो आप इंक्वायरी करते हैं ना जाके कि सर आपके स्कूल में टूर्नामेंट हो रहा है, ये लीजिए फॉर्म जमा कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये उसका फॉर्म है, या मेरे को फॉर्म दे दीजिए। तो कोई ना कोई तो आपके पास आएगा ना फॉर्म लेने। तो सबसे पहले एक रिसेप्शन कमेटी बनती है जिसमें रिसेप्शन पे हर एक नॉलेज होती है उस टूर्नामेंट के बारे में। ठीक है, उनका काम होता है कोई भी पर्सन आता है इंक्वायरी करने तो उनको अच्छे से गाइडेंस दें, पूरी चीज़ें बताएं टूर्नामेंट के बारे में, और उनको फॉर्म दें, वो फॉर्म फिल करेंगे और उस फॉर्म को कलेक्ट भी उनसे करना है। ये हमारा रिसेप्शन कमेटी का काम होता है। सेकंड हम लिख सकते हैं जब भी कोई भी टूर्नामेंट होता है तो ऑब्वियसली बात है ग्राउंड कमेटी भी होती है। ठीक है, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी आप बोल सकते हैं। उनका काम क्या होता है, जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ होने होंगे उस टूर्नामेंट में, या फिर हमें ग्राउंड यूज़ करना है, ठीक है, तो उस ग्राउंड को अच्छे से मेंटेन करना, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं हमारे स्पोर्ट्स के उसके हिसाब से उन ग्राउंड को बनाना ना, ये हमारा किसका काम होता है, ये हमारा ग्राउंड कमेटी का काम होता है। इसके बाद में देखिए लोग आते हैं तो आपको
बोर्डिंग एंड लोडिंग कमेटी भी चाहिए। लाइक बाहर से कोई स्कूल आ रहा है टूर्नामेंट पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आप उसको रहने के लिए तो देंगे ना। तो आपने बोर्डिंग लोडिंग कमेटी बना दी, ठीक है, आपने फर्स्ट एड कमेटी बना दी, आपने रेफरी कमेटी बना दी, मीन जज की कमेटीज जो होती हैं। तो ये कुछ कमेटीज हैं जो आपको बनानी पड़ती हैं कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो एक बार दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी कमेटीज होती हैं। देखिए, सबसे पहली हमारी कमेटी होगी चेयरपर्सन कमेटी, जिसमें ओनर आ जाते हैं। सेकंड हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होगी, इसमें प्रिंसिपल सर आ जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आ जाते हैं। थर्ड हमारी कमेटी रिसेप्शन कमेटी हो गई। फोर्थ हम लिख सकते हैं डिसिप्लिन कमेटी, डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, ठीक है। फिफ्थ हम लिख सकते हैं बोर्डिंग लोडिंग कमेटी लिख सकते हैं। और उसके बाद में हम फर्स्ट एड कमेटी लिख सकते हैं, सर्टिफिकेट कमेटी लिख सकते हैं, जो सर्टिफिकेट बना के देते हैं प्लेयर्स के लिए, ठीक है, टूर्नामेंट के। इसके बाद में आप लिख सकते हैं रेफरी कमेटी लिख सकते हैं, ग्राउंड मेंटेनेंस एंड इक्विपमेंट कमेटी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप फाइनेंशियल कमेटी लिख सकते हैं, मीन जो भी खर्च हो रहा है उस पैसे का, उस एक एक पैसे का हिसाब रखना है, उस टूर्नामेंट में क्या क्या पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ है, तो ये हमारी फाइनेंशियल कमेटी देखती है, ठीक है। इसके बाद में प्रेस कमेटी लिख सकते हैं, प्रेस एंड मीडिया कमेटी। तो वो क्या करती हैं, वो टूर्नामेंट जो भी होता है उसके न्यूज़ उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करती हैं, बट बिफोर द टूर्नामेंट क्या करती हैं, उस टूर्नामेंट का एडवर्टाइजमेंट देती हैं अखबार में, ताकि और स्कूल आके उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये कुछ कमेटीज़ होती हैं बेटा, बहुत सारी कमेटीज़ हैं। ये क्वेश्चन बहुत कम ही आता है एग्जाम में, ठीक है, अगर आएगा भी तो 5 मार्क्स का आ जाएगा। तो मैंने आपको इतनी सारी कमेटीज़ बता दी हैं कि आप उनको आराम से लिख सकते हो स्टेप बाय स्टेप, और उनके फंक्शन लिख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल लॉजिकली सोच के लिखना, बुकिश लैंग्वेज में मत लिखना, ठीक है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा फिफ्थ है, वो है टूर्नामेंट्स एंड इट्स टाइप, ठीक है। तो पहले हम टूर्नामेंट जानते हैं कि टूर्नामेंट होता क्या है। बच्चा बिल्कुल सिंपल बता रहा हूं, टूर्नामेंट एक वो हेल्दी कंपटीशन होता है जिसके हेल्प से हम बेस्ट टीम ऑफ अ गेम और अ स्पोर्ट्स को पता करते हैं कि कौन सी है, ठीक है। टूर्नामेंट इज अ हेल्दी कंपटीशन टू फाइंड अ बेस्ट टीम ऑफ अ गेम और अ स्पोर्ट्स। इतना क्लियर हो गया। अगर हम अदर वर्ड्स में बोले इसको, एक और चीज हम लिख सकते हैं, टूर्नामेंट इज अ कंपटीशन टू फाइंड अ विनर, ठीक है। विनर को फाइंड करने के लिए जो भी कंपटीशन होता है उसको हम टूर्नामेंट कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया। अब बात करते हैं टूर्नामेंट्स के टाइप की। 4 टाइप के होते हैं हमारे टूर्नामेंट्स। पहला हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट, सेकंड हमारा लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, थर्ड हमारा है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, और फोर्थ हमारा चैलेंजिंग टूर्नामेंट, ठीक है। ये 4 टाइप के टूर्नामेंट होते हैं। सबसे मोस्ट और इंपॉर्टेंट बात एक चीज बता देता हूं आपको, जो ये लीग लिखा है ना, लीग टूर्नामेंट, ये लीग टूर्नामेंट के नाम से नहीं आता है एग्जाम में। ये नाम याद कर लेना, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, ठीक है। जो हमारा लीग टूर्नामेंट होता है वो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से आता है, इतना याद रख लेना, ठीक है। तो चलिए आते हैं पहले टूर्नामेंट पे, जो कि हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है। तो बेटा नॉकआउट टूर्नामेंट को अभी एक अच्छे एग्जांपल से बताता हूं आपको, ठीक है। आप सबको पता है 5-6 टीमें होती हैं, बहुत सारी टीमें होती हैं किसी भी कॉम्पिटिशन में, ठीक है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट हमारा वो टूर्नामेंट है, लाइक ये 2 टीम है किसी भी टूर्नामेंट में खेल रही हैं, 3-4 और टीमें हैं, ठीक है। बट ये टीम इस टीम के साथ मैच खेल रही है, बट अगर ये टीम, ब्लू वाली टीम, मैच जीत गई, तब वो उस टूर्नामेंट में आगे किसी और टीम के साथ मैच खेलेगी। ध्यान दीजिएगा, अगर ब्लू वाली टीम ने रेड वाली टीम से मैच किया और वो जीत गई, तभी वो आगे वाली टीमों से मैच खेलेगी। बट अगर ये पहला मैच ही हार गई रेड वाली टीम से, तो ये टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। मींस नॉकआउट टूर्नामेंट हमारा वो टूर्नामेंट होता है जिसमें अगर टीम्स जीतती रहती है मैच, ठीक है, तो वो टूर्नामेंट में बनी रहती हैं, बट अगर किसी भी स्टेप पे वो मैच हार गई तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाती हैं। आई होप व्हाट इज नॉकआउट टूर्नामेंट क्लियर हो गया। नॉकआउट टूर्नामेंट इज अ टूर्नामेंट इन विच टीम प्ले फर्दर मैचेस एज पर शेड्यूल टिल डिफीटेड। मींस अगर कोई भी टीम है वो अपने फर्दर जो भी उसके शेड्यूल मैचेस हैं वो खेलती रहेगी आगे, जब तक वो हारती नहीं है। जैसे ही वो एक भी मैच हार गई, चाहे वो स्टार्टिंग का हो चाहे वो उसका 3rd मैच हो, वो तुरंत बाहर हो जाएगी। आई होप क्लियर व्हाट इज नॉकआउट टूर्नामेंट। अब बात करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट के एडवांटेजेस की और डिसएडवांटेजेस की बेटा, ठीक है। तो सबसे पहला एडवांटेज अगर हम बात करें, ये इकोनॉमिकली टूर्नामेंट होता है। मींस इसमें पैसा ज्यादा खर्च नहीं होता है, बहुत कम पैसे में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हो जाता है, ठीक है। सेकंड आप इसमें लिख सकते हैं लेस टाइम, मींस टाइम बहुत ही कम रिक्वायर्ड होता है इस टूर्नामेंट को करवाने में। ऑब्वियसली बात है, जब टाइम कम रिक्वायर्ड होगा तो हमारे जो खर्चे होंगे वो भी कम होंगे, इसलिए ये इकोनॉमिकली टूर्नामेंट हमारा कहलाया जाता है, ठीक है।
थर्ड हम इसमें लिख सकते हैं जो ऑडियंस है उनका इंटरेस्ट बना रहता है। लाइक आप देखिए T20 है आपका, ठीक है, तो उसमें इंटरेस्ट बना रहता है ना टीम्स का। बट अगर आप बात करेंगे टेस्ट मैच की, तो टेस्ट मैच की क्या इंटरेस्ट बना रहता है? नहीं इतना बना रहता है, ठीक है। तो आपका ये एक तरह से एडवांटेज हो गया है इसमें। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की बच्चा। तो डिसएडवांटेजेस की हम बात करेंगे तो उसमें सबसे पहला डिसएडवांटेज लिखेंगे कि प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हो पाता स्किल्स प्लेयर का। मींस जो भी स्किल प्लेयर है, अच्छे प्लेयर्स हैं, उनका एक प्रॉपर सिलेक्शन हम नॉकआउट टूर्नामेंट के बेसिस पे नहीं कर सकते। सेकंड इसमें डिसएडवांटेजेस हम ये लिखेंगे कि बेटर टीम, जो अच्छी टीम है, कभी कभी स्टार्टिंग में ही बाहर चली जाती है। मींस बेटर टीम एलिमिनेटेड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ टूर्नामेंट, ये आप चीज लिख सकते हैं। थर्ड इसमें डिसएडवांटेज आप लिखेंगे हाई स्ट्रेस और प्रेशर ऑन प्लेयर्स, ठीक है। जो भी प्लेयर्स होते हैं उनमें हाई स्ट्रेस होता है और प्रेशर भी उनके ऊपर बहुत होता है इन टूर्नामेंट्स के दौरान, ठीक है। तो आप ये चीज लिख सकते हैं आराम से। क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स में आ जाता है, व्हाट इज नॉकआउट टूर्नामेंट, गिव द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो आप इजिली लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आते हैं लीग टूर्नामेंट पे बेटा। तो लीग टूर्नामेंट को हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं। तो आप एक चीज याद कर लीजिए, मैं फिर आपको बता रहा हूं कि जो लीग टूर्नामेंट है ना, अगर इसका कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो ज्यादातर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट नाम से आता है। तो ये सेकंड नेम जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। तो लीग टूर्नामेंट एक वो टूर्नामेंट है जिसमें हर एक टीम से मैच खेलती है, चाहे वो हारे चाहे वो जीते। क्लियर हुआ? लाइक अगर आपने कोई शेड्यूल बना रखा है मैच का कि 1-2 से मैच खेलेगी, फिर 1-3 से मैच खेलेगी, 1 टीम 4 से मैच खेलेगी, 1 टीम 5 से मैच खेलेगी, ठीक है। 5 टीम है किसी भी टूर्नामेंट में और 1 टीम पांचों टीम से एक एक बार मैच खेलेंगी। आपने ऐसा शेड्यूल बनाया है, ठीक है। तो अगर 1 टीम 2 टीम से हार भी गई तब भी वो मैच खेलेगी थर्ड से भी हार गई तब भी वो 4th से मैच खेलेगी, 4th से भी हार गई तब भी वो 5th से मैच खेलेगी। मींस लीग टूर्नामेंट हमारा वो टूर्नामेंट होता है जिसमें हर एक टीम से मैच खेलती है एज पर द शेड्यूल विच इज नोन एज फिक्सचर, ठीक है। एज पर द शेड्यूल वो मैच खेलती हैं। जरूरत नहीं है वो टीम हारे या जीते, बट वो मैच खेलती हैं। इतना क्लियर हो गया आपको व्हाट इज लीग टूर्नामेंट? लीग टूर्नामेंट इज अ टूर्नामेंट इन विच एवरी टीम प्ले विद द एवरी टीम एज पर द शेड्यूल, ठीक है। वो जीते हारे इससे हमें मतलब नहीं है। ओके, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। देखिए सबसे पहला इसमें एडवांटेज हम ये लिखेंगे कि हमें बेटर और स्किल प्लेयर मिलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं हमें रियल विनर मिलता है, ठीक है। रियल विनर हमें इस टूर्नामेंट से मिल जाते हैं। सेकंड हम इसमें एडवांटेज ये लिख सकते हैं ट्रू विनर, हमें ट्रू विनर मिलते हैं। थर्ड हम बोल सकते हैं इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ अ प्लेयर, ठीक है। प्लेयर की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है इससे। और आप लिख सकते हैं कि स्ट्रेस और प्रेशर प्लेयर्स के ऊपर कम होता है राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में। क्लियर हो गया इतना? अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या लिखेंगे आप कि ये इकोनॉमिकली नहीं होता। मींस इसमें जो पैसा होता है वो ज्यादा खर्च होता है, ठीक है। आप इसमें सेकेंड डिसएडवांटेज क्या लिख सकते हैं? मोर टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है। ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड चाहिए हमें इस टूर्नामेंट को करवाने के लिए। थर्ड आप इसमें लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑफ ऑडियंस इज लेस, ठीक है। तो इतने आपको डिसएडवांटेज और एडवांटेज मिल गए आराम से। अब हम बात करते हैं थर्ड टूर्नामेंट की, जो हमारा होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। देखिए कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट मींस कंबाइन बोल रहा है। कॉम्बिनेशन मींस दो चीजें मिला के कॉम्बिनेशन ही तो होता है। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कौन से टूर्नामेंट होते हैं? लीग और नॉकआउट टूर्नामेंट को जब हम मिला देते हैं तो जो हमारे टूर्नामेंट बनते हैं वो हमारे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होते हैं। अब आप देख लीजिए आप कैसे लिखेंगे। अगर आपको याद नहीं रहता कि कौन कौन से टूर्नामेंट है तो आप याद करने का फॉर्मूला देख लीजिए। देखिए सबसे पहला कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट आप कैसे लिखेंगे? नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट, ठीक है। फिर आप लिखेंगे लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट, ठीक है। फिर आप लिखेंगे नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट और लीग कम लीग टूर्नामेंट। आई होप क्लियर हो गया है। ये हमारे कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स होते हैं। इनके बारे में मैं आपको फिक्सचर्स में अच्छे से बताऊंगा कि आप कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स के फिक्सचर्स कैसे बनाते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूं मैं। अगर हम बात करें तो अब लीग कम लीग करा रहे हैं तो लीग कम लीग करा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 5 टीम है बच्चा,
इनको पहले हम क्या करेंगे, इनके बीच में लीग कराएंगे, उसके बाद में जो विनर निकलेंगे उनके बीच में भी हम लीग कराते हैं। अगर यही नॉकआउट कम लीग होता तो पहले इन 5 टीम के बीच में हम नॉकआउट टूर्नामेंट कराते, फिर जो टीम हमारी विनर बचती उनके बीच में हम लीग टूर्नामेंट कराते। तो ऐसे हम करते हैं नॉकआउट कम लीग। इसका जब फिक्सचर बनाऊंगा तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि कैसे करेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक लास्ट टूर्नामेंट हमारा आता है चैलेंजिंग टूर्नामेंट। ये चैलेंजिंग टूर्नामेंट है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको अभी बताता हूँ, बट ये जो क्वेश्चन है ये ज़्यादातर 2 मार्क्स में आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो चैलेंजिंग टूर्नामेंट होता क्या है? चैलेंजिंग टूर्नामेंट एक वो टूर्नामेंट होता है जिसमें हम चैलेंज दे सकते हैं। अब कैसे चैलेंज दे सकते हैं? आप देखिए, चैलेंजिंग मीन्स चैलेंज देना किसी को। आपको जूडो हो गया, बैडमिंटन हो गया, टाइकोंडो हो गया, टेबल टेनिस हो गया, तो इन सब में क्या होता है, इन सब में रैंकिंग बनती है प्लेयर्स की। लाइक अगर मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ, मेरी जो रैंक है वो है 10th रैंक है, ठीक है। अब मेरे से ऊपर ये एक प्लेयर है, इसकी 1st रैंक है, और ये एक प्लेयर है जिसकी रैंक कितनी है, 9 रैंक है। अब मेरे को लग रहा है कि मैं अपनी रैंक से सेटिस्फाई नहीं हूँ, ठीक है, मेरी रैंक और अच्छी होनी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं चैलेंज दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये 1st रैंक वाला बैडमिंटन प्लेयर है, ये 9th रैंक वाला, और मैं हूँ 10th रैंक वाला। अगर मैं अपनी पोजीशन से सेटिस्फाई नहीं हूँ तो मैं चैलेंज करूँगा 9th रैंक वाले प्लेयर को, ना कि 1st रैंक वाले प्लेयर को। इतना ही बस आपको इसमें याद रखना है कि चैलेंजिंग टूर्नामेंट इज अ टूर्नामेंट इन विच इफ अ प्लेयर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज पोजीशन, वो चैलेंज कर सकता है अपने हायर पोजीशन वाले प्लेयर को। अगर वो जीत जाता है तो उसकी रैंक चेंज हो जाएगी। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्लेयर है जो चैलेंज कर रहा है वो अपने से एक ऊपर रैंक वाले को ही चैलेंज कर सकता है। ये नहीं कि मैं 10th रैंक पे हूँ, मेरे को अपनी रैंक अच्छी नहीं लग रही तो मैंने टॉप रैंक वाले को चैलेंज कर दिया और मेरा मैच उससे हो जाएगा। नहीं, जो भी प्लेयर सेटिस्फाई नहीं है उसको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा, तभी वो अपनी रैंक अच्छी कर सकता है। आई होप व्हाट इज चैलेंजिंग टूर्नामेंट ये क्लियर हो गया होगा। तो देखिए, ये चीज़ें आज आपको क्लियर मैंने करा दी हैं। इसके बाद में जो हम पार्ट 2 करेंगे उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे, ठीक है। लास्ट में एक टॉपिक लिखा है, आपने देखा होगा, फिक्सचर। तो फिक्सचर क्या होता है? फिक्सचर इज अ शेड्यूलिंग ऑफ मैच ऑफ अ टूर्नामेंट। अगर किसी भी टूर्नामेंट में मैचेस होंगे टीमों के बीच में, ऑब्वियसली बात है टूर्नामेंट में क्या होते हैं, मैचेस ही तो होते हैं, तो उन मैचेस को शेड्यूल करना कि कौन सा मैच कहाँ पर होगा, कौन सा मैच किससे होगा, कौन सा मैच कौन से ग्राउंड में होगा, किस दिन होगा। तो ये पूरा जो शेड्यूलिंग ऑफ मैचेस होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फिक्सचर बोलते हैं। इसको मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा, सेकंड पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है, जो बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, वो आपका फिक्सचर्स बनाना होता है बेटा। तो वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में क्लियर बताऊंगा। ओके, तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा मेरे चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।